फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मर्केंटाइल लॉ का एक पार्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये बहुत ही पहला वीडियो है जो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और आप फॉलो करते रहिएगा। पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग खत्म करेंगे धीरे धीरे करके और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया? 1930 में, और इसको बोलते हैं हिंदी में माल विक्रय अधिनियम 1930। इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बना कब। तो डेट ऑफ एनैक्टमेंट, मतलब इस एक्ट को बनाने की डेट जो थी वो थी 15 मार्च 1930, और डेट ऑफ एनफोर्समेंट की मतलब लागू कब हुआ वो है 1 जुलाई 1930। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कभी कभी जब एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये चीज आपसे पूछ लें, तो ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और उसके बाद एक चीज ये जाननी जरूरी है कि ये 1930 में एक्ट बना था, उसके पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। 1930 में इसको रिपील किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और एक अलग एक्ट बनाया गया जो कि ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 7 में सेक्शन 76 से 123 तक आता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, और उसके बाद आप चैप्टर्स एंड सेक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 7 चैप्टर्स हैं। सेक्शन आपका 1 to 64, 64A एंड 66। तो मतलब कि टोटल कितने सेक्शंस हैं जो प्रेजेंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसमें टोटल 66 सेक्शंस हैं। ठीक है, ये हो गई इंफॉर्मेशन। जो पुराना था जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था तो सेक्शन 76 से 123 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करता था। ठीक है, अब ये किस पे बेस्ड है? तो हम लोगों को पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका इंग्लिश लॉ पे बेस्ड था, तो ये इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 पे बेस्ड है। मतलब मैक्सिमम कंटेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से उठाया गया, इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 से। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका ब्रिटिश लॉ का जो पार्ट है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये प्रेजेंट सिनेरियो है। और जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना उसके बाद ये जो है चीज लागू हुई। उसके पहले लिखते थे कि एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप जो पुरानी बुक्स हैं वहां पे जाके देखोगे तो ऐसा ही लिखा मिलेगा, लेकिन अब जो बुक्स आ रही हैं 2019 के बाद वहां पे लिखा है एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है जानना कि कोई भी एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग जो है उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है डिफाइन एंड रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होते हैं, कोई भी सामान खरीद बेच रहे हैं आप, कोई भी गुड्स जो है, तो उसमें जो है रेगुलेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ये हो गया। दूसरा है प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो भी बायर एंड सेलर, दो ही पार्टी मेन होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, बायर और सेलर, उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है डिफाइन गुड्स। तो गुड्स होता क्या है? अब अगर आप लोग को ध्यान हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोला गया, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, गुड्स होंगे, जो भी माल बेचा खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से प्रोडक्ट्स या कौन से आपके बिलोंगिंग्स गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे। ये क्लैरिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सब्जेक्ट मैटर गुड्स होता है। तो जब आपको यही नहीं पता है कि गुड्स में कौन सा चीज इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और फ्रॉड को प्रिवेंट करना,
क्योंकि आपके बायर और सेलर के बीच में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे फ्रॉड जो है इन्वॉल्व होता है, तो उसको सही करना। क्लैरिफाई ओनरशिप, कौन ओनर होगा, कभी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें ओनरशिप किसके पास होगी, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं कि रिस्क पासेस विद द ओनरशिप, तो जिसके पास ओनरशिप होगी रिस्क भी उसी के पास होगा, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। फिर रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच, अगर सेलर या बायर दोनों ही केस में कुछ गड़बड़ करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कुछ भी पार्ट अपना नहीं सही से कर रहे हैं, तो उस केस में रेमेडीज क्या है। तो इसमें हम लोग बहुत आखिरी में जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो जो अनपेड सेलर्स होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं। एक टॉपिक है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अनपेड सेलर जो है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। फिर है इंश्योरिंग फेयर ट्रेड, तो वो फेयर ट्रेड क्या है कि आप फेयर तरीके से जो सेल्स एंड बाइंग का आपका कंसेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो सही तरीके से होना चाहिए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग धीरे धीरे करके आगे नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे, आप याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे गुड्स के बारे में। क्लियर? तो गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्या गुड्स में इंक्लूड होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आपके जो है वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।